हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज़ हिना टक्कर और आज हम क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यार, आप लोगों के पेपर आने वाले हैं, तो ये अगर आपने टॉपिक नहीं किए तो प्लीज़ अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बुक ख़त्म कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी तो भी बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जाके फटाफट से एक एक चैप्टर करके उनको फिनिश कर ले। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। अगर आप एक चैप्टर खत्म करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम है, आराम से कर सकते हैं। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं किया तो आप टेंशन मत ले। अगर आपने टाइम टेबल नहीं भी बनाया तो भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल फॉलो कर लें, आपका सब कुछ हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी साल से देख रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे प्रीवियस पेपर देखे 10 से 15 सालों के, और उनमें ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस देखे हैं जिसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन सारी जगह से मिक्सअप किए गए हैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4-5 आपको एक चैप्टर से तैयार कर रहे हैं और इनके टॉपिक पे फोकस भी करके जाना है। बड़े बड़े जो नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पे हमें फोकस पहले बनाना होता है क्योंकि वो नंबर हमें ज़्यादा दिलवाते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस हैं और टॉपिक भी इससे कवर होंगे क्योंकि इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, वैल्यू बेस, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे अगर आपका टॉपिक पूरा क्लियर है तो। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, यानी कि इंट्रोडक्शन से। देखो, मैं इसके अंदर आपको ये भी बताती जाऊंगी कि कौन से चैप्टर से क्या चीज़ डिलीट है, क्या चीज़ ऐड है। वो आपको नहीं पढ़ के जानी है क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें फोकस ही उन्हीं टॉपिक पे करना है जिन पे आने का चांस है। देखो, सबसे पहले अगर आप डिलीटेड टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ये 4 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, की इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ ये जो और लिखा हुआ है, और का मतलब है कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है और नीचे भी एक और क्वेश्चन बना के पूछा गया है, स्टेट रीजन वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। तो हमें हमेशा एक चीज़ फोकस करनी होती है, वो यही है कि जब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था तो आपको 2 से 4 बातें समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ यार जाके देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को नंबर दिलवाने के लिए। यानी किसी भी बच्चे को अगर मार्क्स लेने हैं तो वो पॉइंट्स पता होने चाहिए। आई होप, मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और यानी कि देख सकते हो कि हमें मेन टॉपिक समझना होता है। ऊपर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, नीचे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है, मतलब मेन टॉपिक समझना होता है हमें कि वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन चाहे घुमा के पूछे, सीधा पूछे, हमें आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाई आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, वाई डू दे अराइज। कि जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, उनको हमें एक्सप्लेन करना है, कैसे अराइज होती है, ये सब पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, और उसको हमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करना है। देखो, वो वाला पॉइंट आ ही गया है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है प्लीज़ यार देख लो। मैंने आप माइक्रो पढ़ाते वक्त यही समझाया था कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, आपको शेड्यूल और कर्व जरूर बनाने हैं, उसके नंबर होते ही होते हैं। एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, प्लीज़ आप ये ज़रूर करके आए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्लेन वाया पीपीसी इज कनकेव क्यों है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपको ग्राफ बना के दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि अंडर यूटिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट है डिफाइन पीपीसी, एक्सप्लेन वाई इट डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी क्वेश्चन वही है बट थोड़ा सा घुमा के पूछा था। अच्छा, तो 4 क्वेश्चन को डन कर लीजिएगा। मैं मान के चल रही हूँ कि आपका ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं अब जो है नीचे की तरफ, यानी कि चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो देखो, चैप्टर नंबर 2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी शेड्यूल। आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन के साथ 3 बार और लिखा है, मतलब एक क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो हाउ डज एन कंज्यूमर रीच, यानी कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी, दिस वन। हाउ डज एन कंज्यूमर रीच इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन ही बाइंग ओनली वन कमोडिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एमयू शेड्यूल। यानी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ये सब रहने वाले हैं, आपको मेन टॉपिक समझना है कि वो पूछ क्या रहे हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी।
जस्ट अ सेकेंड, ये मैं थोड़ा इरेज कर रही थी इसको। यस, ओके। उसके बाद हम लोग मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिस वन, अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। की कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है 2 गुड्स को और हमें एक्सप्लेन करना है यूटिलिटी अप्रोच की मदद से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो सेकंड चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं है, तो आपको सारे टॉपिक अच्छे से करके जाने हैं। ओके, उसके बाद जो है हम लोग जो है बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि जो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, हमें वो यूज़ करना है और साथ ही साथ हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी हम लोगों को यहाँ पर जो है बतानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ आईसी, एक्सप्लेन द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, यानी कि दिस वन। तो हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं फीचर्स किसके, आईसी के। आईसी का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट आर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, एक्सप्लेन व्हाई इज एन आईसी। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कन्वेक्स। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। काफ़ी बार ये जो चीज़ें आप लोगों से जो हैं पूछी जाने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है मूव कर रहे हैं। अब हम लोग जो समझ रहे हैं डिमांड चैप्टर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि थर्ड चैप्टर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 3 ही आई होप आपको दिख रहे होंगे, 3 तो नहीं हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और डिमांड में से काफ़ी चीज़ें पूछी भी गई हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि डिमांड में हमारा क्या चीज़ ऐड हुई है और क्या नहीं हुई है। तो देखो, डिमांड वाले चैप्टर में हम लोगों का जो है कुछ भी ऐसा डिलीट नहीं है। वो हमारा जो नेक्स्ट 4 चैप्टर है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें हमारा एक टॉपिक ऐड हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो न्यू टॉपिक है। वो आपको मेरी वीडियोस के अंदर मिल जाएगा, यानी कि मैंने CUET के बच्चों के लिए भी वो टॉपिक कराया था, तो आप वो वहाँ जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इकोनॉमिक्स वाली में, क्योंकि ये नया टॉपिक था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मैंने कराया है जो कि ऐड हुआ है, वो आप अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने डिमांड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिस वन, स्टेट एनी 3 फैक्टर दैट कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। और उसी के साथ साथ नीचे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, वो आप देख पा रहे होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन, यानी चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड के डिफरेंस को पूछा गया है। मतलब आपको जितने डिफरेंस दिए ना वो आपको अच्छे से कर लेना है, जो भी आपकी बुक में दिख रहे हैं। मतलब अगर आप संदीप गर्ग फॉलो करते हैं, कोई बुक फॉलो करते हैं, तो डिफरेंस अच्छे से कर लें, क्योंकि डिफरेंस आपका लाइन टू लाइन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 रहने वाला है वो है एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, फिर नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ये सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं, इनको प्लीज़ अच्छे से आप जो है करके ही जाएं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है हमारा थर्ड देखते हैं। थर्ड मैंने आई गेस आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन द प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर अ गुड एक्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है उसके नीचे आप पढ़ लें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, व्हाट इज़ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, उसके 4 फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से कॉज हैं इंक्रीज इन मार्केट डिमांड के। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है, हाउ डज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, कैसे इफेक्ट करता है हमारे गिवन गुड को। तो इसको भी एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल की मदद से। आप शेड्यूल वगैरह बनाएं, कर्व वगैरह बनाएं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमारे को इन्वर्स रिलेशन बताना है किसके बीच का, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का। ठीक है, किसकी मदद से, यूटिलिटी एनालिसिस की मदद से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको कॉजेज बताने, कॉजेज बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से करके आप जाएं ही
जाएं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ। यहाँ मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ ऐड हुई है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आप देख लीजिएगा ऐड हुआ है, और 3 ही क्वेश्चंस हैं इसमें। तो देखो आपका न्यूमेरिकल आने वाला है, तो न्यूमेरिकल तो देखो कुछ भी आ सकता है, डिजिट तो चेंज हो ही सकती है, आपको पता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैं ये नहीं बता सकती कि आपका यही डिजिट देगी मैम या आपके सर जो भी हैं वटेवर जो भी पेपर आपका कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब मैंने कराया था तो आपको अच्छे से बता दिया था, वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। व्हाट इज मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर दैट इफेक्ट इट। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है और 2 फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट बाय number of substitute available for the good, and second one is nature of the good. And question number 3 is price elasticity of demand of a good, मतलब दे रखा है -0.5, प्राइस आपको दिया हुआ है ₹20 पर यूनिट, इट्स डिमांड इज 300 यूनिट, एट व्हाट प्राइस विल बी डिमांड इंक्रीजेज बाय 10%। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाने वाले हैं। कभी ईडी दिया होगा यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया होगा, कभी कभार नहीं भी दिया होगा, तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 यानी प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ। ठीक है, पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, देन बैक हो जाएंगे। चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में भी 5 ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है हम लोगों का, सॉरी ये नीचे आ गए थे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ टोटल एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व्स। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना है। क्या है, एक्सप्लेन द लाइकली बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि टीपी एमपी व्हेन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ओनली वन इनपुट इज इंक्रीज वाइल ऑल इनपुट आर कीप कॉन्स्टेंट। तो इसको प्लीज़ अच्छे से करके जाएं, 90% आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एमपी और एपी के बीच का रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का। तो इनको अच्छे से आप कर लेंगे तो आपका काम हो ही जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एवीसी और एमसी का डिफरेंस बताना है, रिलेशन बताना है डायग्राम की मदद से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एटीसी एवीसी जब डिक्रीज हो रहे हैं तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमारे को जो है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है टीवीसी एमसी का रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से कर लें। एंड चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन टीआर एमआर का जो रिलेशन है वो भी हमें देखना है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं है, सप्लाई में भी कुछ चेंज नहीं है, अभी हम पहुँचे नहीं हैं, बट फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं आपको बता दूंगी अभी। और चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है उसका फर्स्ट टीआर एमआर का वो बताना है, रिलेशन बताना है। दूसरा क्वेश्चन है रेवेन्यू क्या होता है, और एमआर और एआर का रिलेशन बताना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से आप लोगों को जो है एमआर एमसी अप्रोच जो है आप लोगों की डिस्कस करनी है फॉर डिटरमाइनिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस रिमेन सेम। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से करना है ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है, सप्लाई में से भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं है तो सब कुछ पढ़ना है। 2-3 क्वेश्चंस है कि आपको शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व का जो आपको डिफरेंस अच्छे से देखना है, फिर उसके फैक्टर देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं डायग्राम्स के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बताया मैंने आप लोगों को अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर दैट डिटरमाइन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एंड थर्ड वन इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई, यानी कि चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को अच्छे से कर लेना, आपका काम। चैप्टर नंबर 10 का हम देख लेते हैं, जो मार्केट का चैप्टर है, जिसके अंदर हमारा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस हैं हमारे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये यहाँ पर जो है दिस वन, स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड वन इज एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है ना,
वो नीचे लिखा है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें से बस जो आपका मार्केट चैप्टर है ना, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो आपका रहेगा परफेक्ट कंपटीशन। तो आप बस वही करके जाएं, बाकी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक आप छोड़ दें, बस आप परफेक्ट कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस करके जाएं, वहीं से क्वेश्चन आ ही जाएगा। एंड चैप्टर नंबर 11 जो है आपका, उसमें आपको क्वेश्चन 3 ही करने हैं, 1, 2 एंड 3। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द इफेक्ट ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट, इसकी बात कर रही हूँ मैं, of supply curve of a commodity on its equilibrium price and quantity। and second one is what is maximum price ceiling क्या होती है और उसके implications क्या हैं, and price floor के effects क्या हैं। तो ये अच्छे से आपको करके जाना है। आई होप आपको ये जो मैंने बताया, ये जो क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, एक एक चीज़ अच्छे से समझाई, प्लीज़ अच्छे से करके जाना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बना दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।